स्वागत है आपका फिर से सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत की आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उस समय के लोगों की आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में बहुत कम ही जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम जानकारी के स्रोत की बात करें तो तत्कालीन समय में आए हुए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के विवरण से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती भी है। आपको बता दें कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया और वह यहाँ पे 8 वर्षों तक रहा। उसने तत्कालीन भारतीय समाज और आर्थिक जीवन के बारे में कई जानकारियाँ दी हैं जो कि इतिहास लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इब्न बतूता के बारे में बात करें तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ दिन बाद चीन में अपना राजदूत बना के भी भेजा था। साथ ही साथ उसने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता के विवरण को पढ़ें तो उसके अनुसार यहाँ पर गन्ना, कपास, अलसी आदि चीज़ें पैदा की जाती थी। साथ ही साथ उसने यहाँ के कुछ ग्रामों उद्योगों का भी विवरण दिया है, जैसे कि कोल्हू में तेल पेरना, गुड़ बनाना, बुनाई करना। ये सारी चीज़ें उस समय तत्कालीन भारतीय समाज में होती थी। अब हम एक एक करके तत्कालीन समाज के किसानों के, ग्रामीणों के, शहरी लोगों का, साथ ही साथ उस समय के व्यापारी और व्यापार के बारे में भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तत्कालीन समय के किसानों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम उस समय के किसानों की बात करें तो पहले की तरह ही देश की ज़्यादातर जनसंख्या किसान ही थे। वे दिन रात मेहनत करके भी किसी तरह अपना गुजारा करते थे। कितनी भी कड़ी मेहनत करते थे, उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं था। एक कारण और भी था इसका, क्योंकि आए दिन उस समय अकाल पड़ते रहते थे। साथ ही साथ युद्ध भी उस समय ज़्यादा होते थे, तो जिससे किसानों की समस्या और मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ी और उनका जीवन स्तर और ज़्यादा कम हुआ। अगर ग्रामीणों की बात करें तो मैक्सिमम ग्रामीण जो थे वो किसान थे, तो उनका जीवन स्तर तो कम ही रहा। किंतु ग्रामीणों में भी जो खूत, मुकद्दम और चौधरी थे, जिनके पास अपनी ज़मीन के साथ साथ बहुत सारी ज़मीनें भी थीं, जिससे वो राजस्व वसूल करते और सल्तनत काल के राजस्व विभाग में जमा करते, जिससे खूतों और मुकद्दमों, साथ ही साथ चौधरियों का जीवन स्तर ऊंचा था। वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। हालांकि खूतों और मुकद्दमों का जीवन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सामान्य किसानों और ग्रामीणों की भांति ही हो गया था, क्योंकि उसने इनसे सारे अधिकार छीन लिए थे। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। किंतु अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनको ये अधिकार फिर से दे दिए गए और उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा रहा। अगर बात करें शहरी जीवन की, तो शहर का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी करता था, जैसे कि कोई व्यक्ति सेना में है, कोई क्लर्क है, तथा कोई कारखानों में काम कर रहा है। यहाँ पे बता दें कि कारखाने का मतलब यह नहीं था कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। जहाँ पे सुल्तान के गृहस्थी और अन्य सुविधाओं के सामान रखे जाते थे, उन्हें कारखाना कहते थे। इसके साथ साथ शहरों की एक बहुत बड़ी आबादी गुलामों और नौकर चाकरों की थी। बहुत सारे गुलाम भी थे और साथ ही साथ बहुत सारे नौकर भी उपस्थित थे शहरी व्यवस्था के अंतर्गत। गुलामों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1,80,000 गुलाम थे, और यही नहीं, उसने इन गुलामों के रख रखाव के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना भी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि गुलामों का उस समय कितना ज़्यादा महत्व था। अब शहरी जीवन के बाद अगर हम उस समय के शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखें तो तत्कालीन समय की शिक्षा का कार्य मुख्य रूप से उलेमाओं के हाथों में ही सीमित था। और जाहिर सी बात है, अगर उलेमाओं के हाथ में शिक्षा व्यवस्था है तो जो भी शिक्षित व्यक्ति होता था, उनके विचारों में उलेमाओं के विचारों को देखा जा सकता था, उन पे उनकी छाप रहती ही थी। और इसके साथ साथ उस समय के जितने भी इतिहासकार या फिर जितने भी कवि लेखक हुए,
वे शिक्षित व्यक्ति ही होते थे, तो उनके ऊपर भी, तो उनके लेखन में भी उलेमा वर्ग के विचारों का पूर्वाग्रह आप देख सकते हैं। अगर उलेमा की बात करें, उलेमा एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनते थे, जिनके कारण उन्हें दस्तार ए बंदगान कहा जाता था। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि दस्तार बंदगान किसे कहते थे, तो वे उलेमाओं को कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उलेमा उस समय एक विशेष प्रकार की बड़ी पगड़ी पहनते थे। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने किसानों के जीवन, ग्रामीणों के जीवन, शहरी जीवन, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था को भी देखा। उसके बाद हम लोग जाति तथा सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में जानेंगे, जो तत्कालीन समय में प्रचलित थी। सबसे सबसे पहले हम तत्कालीन समय में हिंदुओं के सामाजिक संरचना के बारे में जानेंगे। अगर हिंदुओं की सामाजिक संरचना की बात की जाए, तो उनकी सामाजिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि उस समय भी जाति पर आधारित समाज व्याप्त था। पूरा हिंदू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति में विभाजित था, और उस समय भी ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर था, और शूद्रों का ये काम था कि वो इन तीनों वर्णों की सेवा करे। तो वैदिक काल से चली आ रही यह जातिगत विभाजन दिल्ली सल्तनत में भी व्याप्त था। अगर बात करें हिंदू धर्म में, तो स्त्रियों की स्थिति में भी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इतना ही नहीं, उस समय भी स्त्रियों के लिए सती प्रथा का रिवाज लागू था। सती प्रथा का उल्लेख इब्न बतूता ने भी किया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि इब्न बतूता ने सती प्रथा का उल्लेख भी किया था। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने के लिए कुछ उपाय भी किए थे। इब्न बतूता का यहाँ पे एक उल्लेख है कि इब्न बतूता ने ढोल बाजे के साथ पति की चिता पर पत्नी के जल मरने का दृश्य का वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए, तो मुस्लिम समाज भी नस्ली समूहों में बटा हुआ था। कहने का मतलब है कि मुस्लिम समाज भी तुर्की, ईरानी, अफगानी तथा साथ ही साथ भारतीय मुसलमानों के बीच बटा हुआ था। इतना ही नहीं, इनके बीच में वैवाहिक संबंध भी नहीं होते थे, और विशेष रूप से जो भारतीय लोग इस्लाम धर्म अपना करके मुस्लिम बने थे, उन लोगों के खिलाफ भी भेदभाव किया जाता था। जाति तथा सामाजिक रीति रिवाज के बाद अब हम लोग तत्कालीन समय के व्यापार, उद्योग और व्यापारियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत स्थायी होता गया, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने की सड़क तथा साथ ही साथ डाक व्यवस्था और संचार व्यवस्था का भी विकास हुआ। इसके साथ साथ ही सुल्तानों ने सिक्के भी जारी किए, जिससे कि व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। इब्न बतूता ने तो इस्लामी जगत के पूर्वी दुनिया का दिल्ली को सबसे बड़ा राज्य कहा है। अगर बात करें तत्कालीन व्यापार और उद्योग की, तो बंगाल और गुजरात अपने उत्तम कपड़ों और सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे, जो कि आप आज भी देख सकते हैं कि गुजरात और बंगाल अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर उस समय प्रसिद्ध शिल्प की बात करें, तो चमड़े से सामान बनाना, धातुओं का काम करना, बुनाई, लकड़ी पर काम करना, साथ ही साथ पत्थर को तराशना और उससे कोई चीज़ बनाना, और कागज बनाना भी उस समय प्रसिद्ध था। कागज बनाने की कला की बात करें, तो सबसे पहले यह कला चीन में विकसित हुई थी। हालांकि कुछ दिनों तक चीनियों ने इसे छिपा कर रखा, किंतु वहां से अरब, अरब से यूरोप और यूरोप से पूरे जगह यह कागज बनाने की कला फैल गई। तो उस समय यह कुछ प्रसिद्ध शिल्प थे। इसके साथ साथ उस समय चरखे का चलन भी प्रारंभ हो गया था, जिससे कि कपड़े के उत्पादन में भी सुधार हुआ और कपड़ा निर्यात की वस्तु बना। और हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार कपड़ा भारत का निर्यात का एक मुख्य वस्तु बन गया। भारतीय कपड़े की मांग तत्कालीन समय में भी अन्य देशों में भी थी, और इस तरह से उस समय उत्तम कोटि का भारतीय कपड़ा अन्य देशों को निर्यात भी किया जाता था। अगर तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल मार्ग और थल मार्ग दोनों से होता था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गुजरात तथा अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, जिससे कि समीपवर्ती जितने भी राज्य थे वह समृद्ध होते गए। जलीय क्षेत्रों के अलावा उस समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से थली क्षेत्रों से भी व्यापार होता था। भारत में अगर भारत में आयात की बात करें तो भारत पश्चिम एशियाई देशों से बर्तन और घोड़ों का आयात करता था, क्योंकि अरबी घोड़े अच्छी नस्ल के होते थे, जिससे इनका आयात भारत में होता था। साथ ही साथ चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन भी भारत में लाए जाते थे और इसके बदले में उत्तम कोटि के कपड़े वहां पे निर्यात किए जाते थे। उस समय के व्यापारियों के समूह को तुजार ए खास कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुजार ए खास क्या था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत व्यापारियों के समूह को हम तुजार ए खास कहते थे। साथ ही साथ अगर व्यापारियों की बात की जाए तो उस समय के व्यापार पर मारवाड़ियों और गुजरातियों का ज़्यादा बोलबाला था। साथ ही साथ अगर मुस्लिमों में बात करें तो बोहरा व्यापारियों का ज़्यादा बोलबाला था। तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे कि गुजराती, मारवाड़ी तथा मुस्लिम में बोहरा व्यापारियों का बोलबाला था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए देवल बंदरगाह उस समय भी प्रसिद्ध था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का भी एक प्रमुख बंदरगाह था। इसका उल्लेख हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में करेंगे। इन सब पहलुओं को जानने के बाद हम सल्तनत काल की कुछ आर्थिक शब्दावलियों के बारे में जानेंगे कि कौन से शब्द किस लिए प्रयोग किए जाते थे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पूछ दिया जाएगा फवाजिल क्या है, पूछ दिया जाएगा औबाब क्या है, और उसका 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे और इसको भी विस्तृत पूर्वक पढ़ेंगे ताकि हमारी समझ विकसित हो सके। हमें हर चीज़ रटना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से पढ़ना है कि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके तथा इसके बाद कोई भी पुस्तक पढ़ें तो हमें उसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर किया करें। साथ ही साथ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के आर्थिक शब्दावलियों में सबसे पहला जो शब्द है वह है औबाब। औबाब क्या था? तो यह औबाब की बात करें तो औबाब अतिरिक्त या गौण कर था। जैसे कि जो भी सामान्य कर चल रहे हैं, जैसे कि जजिया, जकात, खराज, खुम्स, इन करों के अलावा जो भी अतिरिक्त कर लगाया जाता था उसे हम औबाब कहते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में घरई कर और चराई कर लगाया था, इसलिए घरई कर और चराई कर औबाब कहे जाएंगे। इसका उदाहरण हमें आज भी सेस के रूप में मिलता है। सेस का मतलब क्या होता है? उपकर। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने 28% जीएसटी लगाया, उसके बाद उसने कहा कि आपको 0.5% सेस देना पड़ेगा। सेस का मतलब होता है उपकर या फिर अतिरिक्त कर, और इसका प्रयोग हम करेंगे किसमें? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में। तो ठीक उसी प्रकार से औबाब कर भी दिल्ली सल्तनत काल में लिया जाता था। तो आशा है आप लोगों को औबाब समझ में आया होगा। औबाब को हम इस समय के सेस से या फिर उपकर से तुलना कर सकते हैं। दूसरा है फवाजील। फवाजील क्या होता है? फवाजील अतिरिक्त कोष को कहते थे। इसको इस तरह से समझते हैं, इल्तुतमिश ने इक्तदारी व्यवस्था लागू की तथा इक्तदारों को कुछ जमीनें दी जाती थीं, जिससे वो अपना खर्च और अपने सेना का खर्च लेने के बाद जो भी अतिरिक्त राशि दिल्ली सल्तनत के राजस्व विभाग में जमा करते थे उन्हीं को फवाजील कहा जाता था। क्लियर है? तो इसे एक शब्दों में कहा जा सकता है कि इक्तादारों के अतिरिक्त धनराशि को जो कि राजस्व विभाग में जमा की जाती थी उसे फवाजील कहते थे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा है खिदमती। खिदमती क्या होता था? पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व या फिर कर। जैसे कोई भी राजा अगर दूसरे राजा पे आक्रमण करता था और वहाँ पे युद्ध जीत जाता था तो उस राजा को उसके बदले धन या फिर जो भी वहाँ से वस्तुएं मिलती थी वो सब खिदमती कही जाती थी। ये भी समझ में आ गया होगा मेरा मानना है। जैसे खिदमती का एक अच्छा उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था कि जब बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर अभियान किया था और वहाँ के शासक कीर्तिदेव को हरा दिया था तो वहाँ से मान सिंह तोमर ने उसे 80 लाख टंके दिए थे।
तो 80 लाख टन को क्या कहा जाएगा? खिदमती कहा जाएगा। अब आपको ये चीज़ और ज़्यादा स्पष्ट हो गई होगी। अगला था महसूल। महसूल क्या था? भू राजस्व का जो अनुमान लगाया जाता था उसे महसूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खेत है, इससे हम कितना कर लेंगे, इसका जो अनुमान था उसे महसूल कहते थे। इसको हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पढ़ा है, जिसको कि हम महासत प्रणाली कहते थे, और उस प्रणाली के अंतर्गत जो कर वसूल किया जाता था उसे ही हम महसूल कहते थे। क्लियर है? अगला था तरकात। तरकात क्या था? तो बलबन द्वारा इक्तदारों से जब्त की गई भूमि को तरकात कहते थे। हमने पढ़ा है कि इक्तदारी व्यवस्था की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तो जब बलबन शासक बना तो उसने इक्तदारों से अतिरिक्त भूमि को छीन लिया, और उस छीनी हुई अतिरिक्त भूमि को तरकात कहते थे। ये भी क्लियर होगा। आखिरी आर्थिक शब्दावली के अंतर्गत हक ए दीवानी थी, जिसको कि राजकोषीय मांग कहते थे। अच्छा, राजकोषीय मांग हालांकि इकोनॉमी का टर्म है, इसको हम इकोनॉमी के लेक्चर में कवर करेंगे पूरी तरह से, किंतु यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। राजकोषीय मांग इस समय भी प्रत्येक राज्य या देश द्वारा जारी की जाती है। जैसे राज्य का कितना खर्चा होगा, कहाँ पे खर्चा होगा, उसके लिए बजट क्या होगी, कहाँ से कौन सी आमदनी होगी, ये सारी चीज़ें राजकोषीय मांग के अंतर्गत आती हैं। तो उस समय इसी राजकोषीय मांग को हक ए दीवानी कहा जाता था। क्लियर है? अब सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावलियों के बाद हम लोग सल्तनत काल में भू राजस्व के कितने प्रकार थे और कितने तरीकों से किसानों से भू राजस्व लिया जाता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। उस समय मुख्य रूप से भू राजस्व वसूल करने के 3 प्रकार प्रचलित थे। पहला था बटाई, दूसरा था मसाहत और तीसरा था मुक्ताई। चलिए बारी बारी से इन चीज़ों को समझते हैं। अगर बटाई की बात करें तो इसमें यह व्यवस्था थी कि इसमें उपज में से राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 बीघे की जमीन है और इस भूमि पर खेती करके आपने 200 किलो गेहूं का उत्पादन किया, तो राज्य पहले से ही बता देगा कि इसका मैं 1/5 हिस्सा ले लूँगा, या फिर 1/2 हिस्सा ले लूँगा, या फिर जितना भी राज्य निर्धारित करे उतना हिस्सा आपको उसमें से दे देना है। तो अगर 200 किलो आपने उत्पादन किया और लगान की दर 1/5 है, तो आपको इसका 1/5 भाग राज्य को देना पड़ेगा। इसका मतलब 40 किलो आप राज्य को दे देंगे। इसको दूसरी तरह समझते हैं। अगर मान लीजिए इसी खेत में से आपको केवल 100 किलो का उत्पादन हुआ, तभी भी आप केवल 1/5 हिस्सा ही देंगे। इसका मतलब अब आप उसको 20 किलो राज्य को देंगे। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, बटाई व्यवस्था के अन्य नाम भी थे, जैसे इसी को किस्मत ए गल्ला व्यवस्था भी कहते थे, गल्ला बख्शी कहते थे, अथवा हासिल भी कहते थे। ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। उस समय दूसरी जो व्यवस्था थी वह थी मसाहत व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या होता था? इन मसाहत व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की नाप की जाती थी और उसके आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 बीघे की जमीन है, तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपको 1 बीघे के हिसाब से इतने किलो अनाज देना है। मान लीजिए 1 किलो पे 10 किलो निर्धारित किया गया, तो आपको 5 बीघे के हिसाब से 50 किलो राज्य को देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये कंडीशन थी कि अगर मान लीजिए आपका 500 किलो उपज हुआ, तभी भी आपको 50 किलो ही देना है। लेकिन अगर आपका उत्पादन 200 किलो हुआ, तभी भी आपको 50 किलो ही देना है। इसमें चीज़ फिक्स थी। इसमें जो था वह कर फिक्स था। मान लीजिए आपका किसी साल 100 किलो ही उत्पादन हुआ, तभी भी आपको 50 किलो राज्य को देना पड़ता था। आशा है कि आपको बटाई और मसाहत में अंतर समझ में आ गया होगा। तीसरी जो व्यवस्था उस समय थी वह थी मुक्ताई। मुक्ताई क्या थी? यह लगान निर्धारण करने की एक मिश्रित प्रणाली थी। इसका मतलब इसमें बटाई और मसाहत दोनों का उपयोग किया जाता था। और मुक्ताई व्यवस्था में भूमि की पैमाइश, साथ ही साथ उस भूमि से कितना उपज हो रहा है, इसको ध्यान में रख के एक निश्चित कर निर्धारित किया जाता था और वही कर किसान को देना होता था। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए इन व्यवस्थाओं को हम वर्तमान से जोड़कर भी देखें। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी किसानी का आइडिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये दोनों प्रणाली अभी भी गांव में प्रयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा 2 बीघे का खेत है, तो
अगर मैंने ये खेत किसी को दिया खेती करने के लिए, तो उससे मैं यह तय कर लूँगा कि जितना भी उत्पादन होगा उसका 50% तुम मुझे दे दोगे। तो ये कौन सा प्रणाली हुआ? ये हुआ बटाई। इसमें बांट दिया जाएगा कि 50% तुम्हारा, 50% हमारा। अगर 100 किलो अनाज उत्पादन हुआ है तो 50 किलो तुम रखोगे, 50 किलो मैं रखूंगा। दूसरी जो प्रणाली चलती है कि उसमें पैसा ले लिया जाता है। जैसे मेरे पास 5 बीघे की ज़मीन है, तो मैं 1 बीघा 5,000 के हिसाब से उससे 25,000 रुपये ले लूँगा। अब इसमें मुझे कुछ नहीं लेना देना कि उसका कितना उत्पादन हुआ, कितना कितना खर्चा हुआ, उत्पादन हुआ कि नहीं, सूखा पड़ा या क्या हुआ, इन सब चीज़ों से मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे 25,000 रुपये मिल गए, बाकी की भूमि लेने वाले को फ़ायदा हो नुकसान हो, इससे मेरा कुछ नहीं लेना देना। लेकिन अगर बटाई में देखा जाए तो अगर 100 किलो की जगह पे 50 किलो ही उत्पादन हुआ तो मुझे उसमें केवल 25 किलो ही मिलेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को बटाई, मसाहत और मुक्ताई के बारे में अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब भू राजस्व के बाद हम तत्कालीन समय में कृषि से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे। जैसे जैसे तत्कालीन समय में सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये हम लोगों ने पढ़ा है। साथ ही साथ अगर सबसे ज़्यादा नहर बनाने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तत्कालीन समय में किसने बनवाया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। साथ ही इसके साथ साथ ही उस समय सिंचाई करने के लिए रहट यंत्र का भी प्रयोग शुरू हो गया था। रहट एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से सिंचाई की जाती है। दिल्ली सल्तनत में रेशम के कीड़े पालने की भी शुरुआत हो चुकी थी। रेशम के कीड़े पाले जाते थे और उनसे रेशम बनाया जाता था। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में एक विशेष विभाग अमीर ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और इसके साथ साथ ही उसने सोंधर या फिर तकावी ऋण भी शुरू किया था। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, किंतु कृषि से संबंधित है तो इसको पढ़ना आवश्यक है। यहाँ पे उस समय जो राज्य के नियंत्रण में भूमि होती थी उसको हम लोग खालसा भूमि कहते थे। इसके बारे में भी पढ़ा है हम लोगों ने कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दी गई सारी भूमि को राज्य की भूमि बना लिया। इसका मतलब खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, यहाँ पे इनका उल्लेख किया जा रहा है। तो अलाउद्दीन ने दान की गई सारी भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो खालसा भूमि का मतलब क्या था? राज्य की भूमि। जो भी सुल्तान के अंतर्गत भूमि थी वो सारी भूमि खालसा भूमि कही जाती थी। अब राजस्व निर्धारण की विधि के बाद हम लोग उस समय कितने प्रकार के कर लिए जाते थे उसके बारे में जानेंगे। हालांकि इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है, किंतु यहाँ पे पढ़ना आवश्यक है क्योंकि हम लोग सल्तनत कालीन आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। उस समय जो मुख्य कर थे वे थे जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जजिया की बात करें तो यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला सुरक्षा का कर था। जैसे अगर मैं मुस्लिम शासक हूँ और मैं यहाँ पे शासन कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों के क्षेत्र की सुरक्षा भी कर रहा हूँ और इस सुरक्षा के लिहाजे आप लोगों को कर देना पड़ेगा। उस कर को हम लोग जजिया कर कहते थे। अगर जकात की बात करें तो जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जकात की एक विशेषता थी कि जो व्यक्ति देने में सक्षम है वही इस कर को देता था। यह संपत्ति का 40वां भाग या फिर 2.5% होता था। जैसे मान लीजिए आप 400 कमाई कर रहे हैं तो आपको इसका 1/40वां भाग मतलब आपको 10 रुपये जकात के रूप में देने पड़ते थे। इसके साथ साथ उस समय जो धार्मिक कर लिया जाता था उसको हम सदका कहते थे। पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सदका क्या था? तो सदका क्या था? सदका एक धार्मिक कर था। अगर खराज की बात करें तो यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जैसे अगर दिल्ली सल्तनत में आप हिंदू या फिर मुस्लिम छोड़ के कोई भी अन्य जाति हो और आप कृषि कार्य करते हैं तो आपको कर देना पड़ता था और उस कर को हम लोग खराज कहते थे। साथ ही साथ खुम्स का मतलब था लूट का धन। अगर कहीं पर आक्रमण किया जाता था तो जितना भी लूट का धन मिलता था उसमें से राज्य 1/5 हिस्सा अपने पास रखता था और 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। और खुम्स की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने सभी शासकों के विपरीत 4/5 हिस्सा स्वयं रखा और 1/5 हिस्सा सैनिकों में बांटा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर खुम्स की बात करें
तो सिकंदर शाह लोदी ऐसा शासक था जिसने खुम्स को माफ कर दिया था। इसके साथ साथ अगर कहीं गड़ा हुआ धन मिला उसको भी सिकंदर शाह लोदी ने माफ कर दिया था। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जजिया, जकात, खराज और खुम्स के बाद एक उस्र नामक कर लिया जाता था जो कि मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। जैसे ऐसा तो है नहीं कि उस समय केवल हिंदू या फिर गैर मुस्लिम लोग ही किसान का खेती का कार्य करते थे, तो जो अन्य मुस्लिम भी खेती का कार्य करते थे उनसे जो कर लिया जाता था उसको उस्र कहते थे। एक नया कर जो कि हक ए सर्व के नाम से जाना जाता था, यह सिंचाई कर था। हमने पढ़ा है कि फिरोज शाह तुगलक ने तत्कालीन समय में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया और उलेमाओं के कहने पर उसने जो व्यक्ति भी उन शाही नहरों से सिंचाई करता था उनसे एक नया कर लिया गया जिसको कि हम हक ए सर्व नामक कर कहते थे। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ कर प्रणाली जो थी वह शरीयत के कानून के अनुसार लागू था। अब यहाँ पे शरीयत को जान लेते हैं कि शरीयत क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ा था कि इस्लाम धर्म के कानून के 4 स्रोत थे। पहला था कुरान, दूसरा था हदीस, तीसरा था इज्मा और चौथा था कयास। तो कुरान और हदीस को मिला के जो कानून बनाए गए उनको ही शरीयत कहते थे। और शरीयत इस समय भी, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी शरिया कानून लागू होता है। आप देख सकते हैं कि शरिया कानून के अंतर्गत ही मुसलमानों की कानूनी व्यवस्था कार्य करती है। तो आई थिंक शरिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो कर प्रणाली उस समय प्रचलित थी सल्तनत काल में, वह शरीयत के कानून के हिसाब से ही लिया जाता था। अब कर प्रणाली के बाद हम दिल्ली सल्तनत में जारी किए गए सिक्कों के बारे में जानेंगे, क्योंकि सल्तनत कालीन सिक्कों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर सल्तनत कालीन सिक्कों की बात करें तो जो सबसे पहला सिक्का जारी किया गया था वह मोहम्मद गोरी द्वारा जारी किया गया था। और मोहम्मद गोरी द्वारा जारी किए गए सिक्कों को देहलीवाल सिक्के कहते थे। ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो उसने 2 सिक्के जारी किए। पहला था टंका जो कि चांदी का बना हुआ था और दूसरा था जीतल जो कि तांबा का बना हुआ था। इल्तुतमिश दिल्ली सुल्तान का वह पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी में सिक्के जारी किए। एक पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे कि कभी कभी टंका और जीतल का अनुपात भी पूछा जाता है, तो इनका अनुपात था 1:48। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बलबन ने भी अपने समय में चांदी के सिक्के जारी किए थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा या फिर टोकन करेंसी जारी की थी जिसको कि हम अदली सिक्के कहते थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत उसने क्या किया कि चांदी के सिक्कों की जगह पे तांबे और कांसे के सिक्के जारी किए। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो उसने भी 3 तरह के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों को अद्धा और विक कहा जाता था तथा उसके द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था उसको ससगनी सिक्के कहते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि अद्धा और विक किसने पूछा जा सकता है कि अद्धा और बिख नामक सिक्का किस शासक ने जारी किए थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ससगनी सिक्के किसने जारी किए थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अदली सिक्के किसने जारी किए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत में दाम नामक तांबे की मुद्रा भी प्रचलित थी। हम लोग अपने जीवन में दाम का बहुत बार प्रयोग करते हैं, जैसे इस कपड़े का कितना दाम है, इस मोबाइल का कितना दाम है। तो समझ सकते हैं कि दाम उस समय काफी प्रचलित सिक्का था और यह तांबे का बना हुआ था। अगर सिक्कों पर खलीफाओं के नाम की बात करें तो अलाउद्दीन मसूद शाह पहला वह सुल्तान था जिसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया हुआ था। अगर अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में बात करें तो यह गुलाम वंश का शासक था। इसके साथ ही साथ इल्तुतमिश के सिक्कों पर भी खलीफा का नाम अंकित था और इल्तुतमिश के सिक्कों पर जिस खलीफा का नाम अंकित था उनका नाम था अल मुस्तसीम। यहाँ पे सीम होगा, अल मुस्तसीम। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित था, तो वह होगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अगर पूछा जाए कि खलीफा अल मुस्तनसीम का नाम किसके सिक्कों पर उल्लेखित था, तो वह होगा इल्तुतमिश। अंत में हम लोग
उत्पादन और उसके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि उस समय में कौन सी चीज़ें किस क्षेत्रों में उत्पादित की जाती थी। अगर रेशम की बात करें तो रेशम उस समय खंभात की खाड़ी में उत्पादन किया जाता था। यहाँ पे खंभात होगा। अगर नमक की बात करें तो नमक के लिए सांभर झील प्रचलित थी। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ऊनी साल के लिए उस समय कश्मीर प्रसिद्ध था और वस्त्र के लिए हमने अभी ऊपर पढ़ा कि बंगाल और गुजरात फेमस थे। अगर पान के पत्तों की बात करें तो उसके लिए धार जो कि मालवा में पड़ता है वह विख्यात था। उस समय नील जो है वो बयाना और सरखेज से प्राप्त होती थी जो कि आगरा में स्थित थे, आगरा के भरतपुर में। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सल्तनत कालीन आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में अच्छे से पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, जिसमें हम लोग आर्थिक और सामाजिक जीवन से संबंधित MCQs और PYQs को हल करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।